किस तरीके से करना है आप उसको समझिए। एटम लिया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड फिनोमेना है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, फिलिंग, प्रॉपर्टीज, ये सारा चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। यही है हमारा चैप्टर पीरियोडिक। एंड हाफ पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाफ पार्ट किसका? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर्स में हाफ पार्ट वो करा देंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड। और जब ये केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ लिया ना, तो 30% केमिस्ट्री आपकी होगी इसी 2-2.5 चैप्टर। इसके बाद आप चाहे तो फिजिकल पढ़ सकते हैं, चाहे तो ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, और चाहे तो इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं। जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को छाप के कुछ भी नहीं पढ़ सकते। केमिस्ट्री में कोई भी चीज होता है, चाहे बॉन्डिंग हो रहा है या जो भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और आगे फर्दर उसका क्या एप्लीकेशन है, वो इसी 2 चैप्टर से है। तो ये हम कहें कि ये जो 2 चैप्टर है वो बैकबोन है केमिस्ट्री। ये बैकबोन है केमिस्ट्री का। जितना ज्यादा डिटेल है, इसको मैं पढ़ाता हूं 70 से 100 घंटे में भी, और 20 से 30 घंटे में भी, और 5 घंटे। तो हम कोशिश करेंगे इसको 35 से 50 मार्क देने की, जिसमें हम सारी डिटेल से एक बार अब थोड़ा एक्सप्लेन करें और आप लोगों को इजी हो, फिर चाहे वो 11th का पार्ट हो चाहे 12th का पार्ट, तो आप आसानी से उसको समझ। ठीक है बच्चों, तो 35 से 50 घंटे वाला ठीक है या 70 से 100 घंटे? आद्या? सर अभी 35 से 50 से ठीक है। ठीक है, आद्या कहाँ है? गायब है वो। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है तो दिग्विजय, तुमने पढ़ा है मुझसे पीरियोडिक और बॉन्डिंग पहले? दिग्विजय पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं सर। नहीं पढ़ा है। नेहा आपने? नहीं सर। जी हाँ, तो केमिस्ट्री का जितना प्रॉब्लम है वो सारा यदि इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो आता ही रहेगा हमेशा, चाहे ऑर्गेनिक पढ़िए चाहे इनऑर्गेनिक चाहे फिजिकल। इसीलिए इस 2 चैप्टर को हम 1.5-2 महीने लगाएंगे और उसके बाद तो फिर जितनी स्पीड चल। ठीक है, चलो स्टार्ट चैप्टर का। सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं? पीरियोडिक। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जिससे पूछेंगे वही बताएगा पीरियोडिक क्यों नाम रखा है, इसका क्या मतलब है। पीरियोडिक इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, पीरियोडिक वर्ड का क्या मतलब है? देव्यांशी तुम बताओ तो। कोई भी साइंस में नाम रखा जाता है ना, साइंस में कोई भी चीज नाम रखा जाता है ना तो उसका मतलब होता है। तो इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकृत करना, अरेंज करना एंड सो ऑन, शेड्यूलिंग करना। पीरियोडिक का क्या मतलब है ये बताइए। पीरियोडिक वर्ड का क्या मतलब? बोलो। सर पीरियोडिक का मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड्स।
आफ्टर सर्टेन पीरियड्स। और कोई बता सकता है? सर ग्रुप में आफ्टर सर्टेन properties पीरियड का का मतलब है repeat इंटरवल। आफ्टर सर्टेन पीरियड का मतलब है इंटरवल। प्रज्ञा तुम बताओ, विशंबरा, पीरियोडिक का क्या मतलब होता है? प्रज्ञा, विशंबरा, Yes, तुम sir. बताओ, पीरियोडिक वर्ड का क्या मतलब है? रिपीटेशन सर। जी हाँ, पीरियोडिक वर्ड का मतलब है रिपीटिशन, किसी भी चीज का रिपीटिशन। जैसे देखिए, हम पेंडुलम लेते हैं। पेंडुलम कैसा फेनोमेनन है? पीरियोडिक। कैसा फेनोमेनन है पेंडुलम का मूवमेंट? पीरियोडिक। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज जो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे हमारी केमिस्ट्री की क्लास, ये भी पीरियोडिक। क्या देखा? हमारी केमिस्ट्री का क्लास का होना एक पीरियोडिक फेनोमेनन है जो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो जाता है। समझ आया? तो कोई भी ऐसी चीज जो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो जाती है, दैट इज पीरियोडिक। दिन और रात का होना पीरियोडिक है, मौसम का होना पीरियोडिक है। कुछ भी फेनोमेनन जो कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो, दैट इज पीरियोडिक। तो केमिस्ट्री के अंदर जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, अरेंज द एलिमेंट्स, तो क्या हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती है। प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, इसीलिए इसका नाम दिया गया पीरियोडिक। और क्लासिफिकेशन मतलब अरेंजमेंट है। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हम जब करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो जाते हैं, सो इट कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आया चैप्टर का नाम समझ? आया या नहीं आया? yes sir किसी को कोई डाउट है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्या मतलब? समझ आया? क्वेश्चन जब भी हम पूछे पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, कुछ भी पढ़ेंगे, व्हाट एंड व्हाई। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है और क्यों करते हैं? क्या है का तो आंसर आ गया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर सर्टेन। क्यों कर रहे हैं ये? हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं बताओ सर हर एक एलिमेंट को अलग करने के लिए। देख तुम बोलो दिग्विजय। प्रॉपर्टी को समझने अकॉर्डिंग के टू लिए द प्रॉपर्टीज उसे अरेंज करने के लिए। ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को अरेंज करना, उससे क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, हमें याद रखना बहुत मुश्किल है। सर हम जी। लोग अलग अलग से हर हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में। जी हाँ, सबसे मेन चीज है कि हम इजी स्टडी कर सकते हैं। ये क्यों हम अरेंजमेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स को? ताकि हम आसानी से समझ सकें, याद रख सकें, पढ़ सकें। देखिए, हम अपने घरों में क्या करते हैं, अलग अलग रूम, किचन अलग है, पढ़ने का रूम हमारा अलग है, सोने का रूम अलग है। हम अलग अलग सामान अलग अलग रूम में अरेंज करते हैं। यदि किचन में कोई एक पेन ले जाके रख दे तो हम कहेंगे अरे ये तो गलत किया, यहाँ पेन रखने की क्या जरूरत है। और पढ़ने वाले रूम में यदि मान लो वहां पर चाकू ले जाके रख दें तो कहेंगे ये भी गलत है, चाकू का पढ़ने वाले रूम में क्या। तो
हम अपनी चीजों को अपने घर में, अपने रूम में, हर जगह अरेंज कर रहे होते हैं। इवन देखिए, अब 10th में जो बच्चे होंगे वो 10th पढ़ के आए होंगे, तब 10th की क्लास बुक को कहीं अलग रख देंगे, अब 11th की बुक लेंगे, उसको फेंक नहीं देंगे, कहीं अरेंज करके रख देंगे साइड में। तो हम अपनी लाइफ में हमेशा ही अरेंज कर रहे होते हैं। जैसे देखिए, किताब के दुकान में जाएंगे किताब लेने, यदि मान लीजिए उसके पास ट्रक से किताब आया है, बहुत सारा किताब, अब यदि वो अपने रखा है दुकान में, आप कहिएगा एक केमिस्ट्री की किताब दीजिए 11th का, बोलेगा अभी नहीं मिलेगा, बाद में। क्यों? क्या करेगा, वो खाने बना लेता है और उस खाने में हर क्लास की किताबों को अरेंज करता है। इससे उसे इजीली फाइंड करने में सुविधा होती है, इजीली फाइंड कर सकता है। तो अरेंजमेंट क्यों? टू इजी स्टडी, टू इजी यूज, टू इजी फाइंड आउट। समझ आया? हम अपने घरों में भी अरेंजमेंट करते हैं और लाइफ में हर जगह अरेंजमेंट है। तो दिमाग के अंदर होता क्या है, जब आप पढ़ते हैं तो याद करते हैं तो थोड़े ही दिनों में भूल जाते हैं, और यदि याद नहीं करते हैं तो नहीं भूलते। क्यों? जहां हम चीजों को अरेंज करते हैं और हम एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि हमने ये यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, जब भी जरूरत होती है हम फटाफट निकाल लेते हैं। एक किताब का दुकान वाला क्या करता है, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाता है, अलग अलग किताब। अब आप जो किताब मांगिएगा उसके अकॉर्डिंग वहां से निकाल करके, यहाँ से निकाल के, यहाँ से निकाल के, यहाँ से निकाल के आपको दे। तो उसने अरेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्लासेस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सो। उसी तरह हम लोगों के दिमाग में भी ये अरेंजमेंट होता है। जैसे देखिए, छोटा बच्चा होता है तो वो 1-2 घंटा पढ़ता है और पूरे दिन खेलता रहता है, उसकी कोर्स खत्म, क्योंकि उसके पास ज्यादा चीजें नहीं है। मान लीजिए आप कहीं कोटा जाते हैं पढ़ने या कहीं और जाते हैं पढ़ने, एक बैग लेके आते हैं हॉस्टल में, तो थोड़ा सा ही सामान है, इधर उधर रख दो। लेकिन अपने घर में तो बहुत सारा सामान है, तो इधर उधर थोड़े रख दो, हम उसको अरेंज करते हैं या नहीं करते हैं, कि किसका कहाँ काम है, किसकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से। तो हम जनरल लाइफ में अरेंज करते हैं। साइंटिस्ट ने भी क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। क्यों? टू गेट इजी स्टडी। शुरू में क्या था, अर्लियर फ्यू एलिमेंट्स नोन। जैसे छोटे बच्चे के पास कुछ ही किताब है, 1-2 किताब है, तो वो अपना लर्न नहीं कर लेता है, उसको उसे सिस्टम से पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इसको इजी टू रिमेंबर करना इजी था। क्या था? जब कुछ ही एलिमेंट था तो याद कर लो, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होता है, लेटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर, बाद में बहुत सारा एलिमेंट डिस्कवर हुआ और बिकम डिफिकल्ट टू रिमेंबर। समझ आया? इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर। आपके पास हॉस्टल में आप गए हैं तो पहले आपके पास एक बैग में 2-4 कपड़े हैं, 5-10 किताब है, पेन है, कॉपी है, बस ठीक है, आप अपने रूम में रख लो कहीं भी। तब भी आप अरेंज करते हैं, कपड़े इधर रखो, किताब इधर रखो, पेन इधर रखो, एंड सो। जैसे जैसे आप वहां रहने लगते हैं और किताब खरीदते हैं, कोचिंग से किताब मिलता है और सामान खरीदते हैं, तो बहुत ज्यादा सामान होने लगता है, तब आप उसको अरेंज कर देते हैं। कपड़े को अलग रखते हैं, किताबों को अलग रखते हैं, मटेरियल को अलग रखते हैं, कुछ बुक्स अलग रखते हैं, अरेंज करते हैं ना। क्यों? मिला जुला के ही रखते हैं सारे को, पढ़ने में बहुत परेशान, यूज करने में बहुत परेशान। तो साइंटिस्ट को भी यही हुआ
कि शुरू में तो कुछ ही एलिमेंट नोन था, तो ज्यादा परेशानी नहीं थी, याद कर लो। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स और डिस्कवर होते गए, वैसे वैसे दिक्कत होती गई कि उसको याद कैसे रखें। समझ आया? जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, वैसे वैसे ये दिक्कत होती गई कि उसको याद कैसे रखें। समझ आया? तो अरेंजमेंट साइंटिस्ट ने शुरू किया। क्या शुरू किया? अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या समझे? जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, वैसे वैसे साइंटिस्ट ने उसको इजी बनाने के लिए अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। उसी के अंदर जो पहला अरेंजमेंट था वो था डोबरेनर्स ट्राइड्स। ये क्या चीज था? जिसको पूछूंगा वही बताएगा। नेहा आप बताइए, डोबरेनर्स ट्राइड्स क्या था? जब हम तीन एलिमेंट का मास लेते थे तो फर्स्ट और लास्ट वाले जो एलिमेंट होता था उसके मास के सम का एवरेज के बराबर होता था उसके मिडिल के मास। ठीक है, और कुछ था उसमें? तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। क्यों? क्या जरूरत थी तीन की बनाने की? क्या चीज था ऐसा कि उसको सेम रखा, एक जगह रखा? क्यों ग्रुप बनाया? दोनों का प्रॉपर्टी सर सेम था। प्रॉपर्टी सेम होता था। जी हाँ, उस तीन एलिमेंट को लिया जिसकी प्रॉपर्टीज सेम थी और जिसका बीच वाले का मास बाकी दोनों के मास का एवरेज था। तो दो फैक्टर आए। क्या क्या आए? दो फैक्टर्स आए। डोबरेनर्स ने ट्राइड्स बनाया। ट्राइड्स का मतलब ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ट्राइड्स का मतलब ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, और डोबरेनर तो उसका नाम। समझे? डोबरेनर उसका नाम ही था। तो डोबरेनर्स ने ट्राइड्स बनाया। कौन? ट्राइड्स के लिए क्या क्या ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, क्या क्या कंसीडरेशन था? एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज। क्या चीज था? एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज। क्या देखा आपने? डोबरेनर्स ने क्या पॉइंट कंसीडर किया? एटॉमिक मास कंसीडर किया और उसकी प्रॉपर्टीज कंसीडर किया। याद रखिए ये पॉइंट्स, यहां से क्वेश्चन बना। लॉ क्या है, रूल क्या है इसका? सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, द सिमिलर प्रॉपर्टीज elements made triads in which middle elements mass is average of other two। क्या समझे? उस तीन एलिमेंट्स को ग्रुप बनाया जिसकी प्रॉपर्टीज सेम थी। किसको ग्रुप बनाया? किसका ट्राइड बनाया? जिसकी प्रॉपर्टीज सेम थी और जो मिडिल वाला था उसका जो मास था वो बाकी दोनों के मास का एवरेज था। एग्जांपल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का 39, इसका एवरेज 7 + 39/2 = 46/2, दैट इक्वल टू 23। आया? ऐसा ही और भी था, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही था। कितने ट्राइड्स थे? नंबर ऑफ ट्राइड्स।
कौन बता सकता है डोबरेनर ने कितने ट्राइब्स बना? देवयांशी? सर 3? 8 सर। 8 ट्राइब्स बने, 4 ट्राइब्स बने थे। कितना बनाया था आर्यन? 5। 3 4 5 3। और कोई? 3। ठीक है, 3 4 5 साढ़े 3 और कोई कुछ? 8 सर। 8 पक्का? यस सर, पता नहीं। देखो ये पहली किताब का पहला पेज कितने दिए हैं? 8 है सर। 8 सर। तो ये 10th में नहीं था, ये 11th में था। 10th में नहीं है, इस चीज को दिया 10th में 3 ही लिखा हुआ था। हाँ, तो 10th की बहुत सारी चीजें गलत कर देंगे हम। 8 ट्राइब्स समझ आया? आपके किताब में दिया हुआ है ये कितने ट्राइब्स थे? 8 ट्राइब्स। जी हाँ, जिसमें हमने पहला दिया है, फिर क्लोरीन और सो बहुत सारे, हमें इसके अंदर नहीं था। तो डोबरेनर्स के 8 ट्राइब्स थे, इसका मतलब 24 एलिमेंट्स तो इसने अरेंज कर दिए थे। कितने अरेंज कर दिए? 24। और कुछ और बाकी रह गए थे जो फिट ही नहीं हो रहे थे। क्या हो रहे थे? फिट नहीं हो रहे थे। तो यही उसके थ्योरी का डीमेरिट हो। तो डीमेरिट डोबरेनर्स में क्या लिखेंगे? डीमेरिट्स ऑफ डोबरेनर्स कि कुछ एलिमेंट्स तो फिट हो गए, जैसे 24 एलिमेंट फिट हो गए, लेकिन 7-8 ऐसे एलिमेंट्स बच गए थे जो उसमें फिट ही नहीं रहते, उसका कोई ट्राइब्स बन ही नहीं। तो इसीलिए डोबरेनर्स की थ्योरी को छोड़ दिया, हटा दिया, क्योंकि साइंटिस्ट की थ्योरी एक्सेप्टेशन तभी होती है जब वो यूनिवर्सल को सेटिस्फाई करे या कोई रीजन उसका दिया जाता है जिसको सेटिस्फाई नहीं करता है। समझ आया? किसी को कोई डाउट है इतने पॉइंट्स में? क्या किसी बच्चे को जो मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट्स है? नो सर। सबसे पहला लेकिन साइंटिस्ट था डोबरेनर्स जिसने अरेंज किया था। कौन कौन सा फैक्टर लिया था? एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा साइंटिस्ट आया? दूसरा साइंटिस्ट है न्यूलैंड्स। दूसरा साइंटिस्ट कौन है? न्यूलैंड्स। उसकी थ्योरी का क्या नाम है? नेहा तुम ही बताओ, न्यूलैंड्स की थ्योरी का क्या नाम है? नहीं पता? दिग्विजय तुम बताओ। एलिमेंट को अरेंज करते। जी हाँ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या देखा आपने? न्यूलैंड्स साइंटिस्ट का नाम है और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स मतलब 8, ऑक्टेव्स का मतलब, अदिति आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आपको आ रहा है समझ? अदिति आवाज नहीं आ रहा है, शायद नेट की गड़बड़ी है। चलो आद्या, यस सर। आ रहा है समझ? यस सर। ऑक्टेव्स का क्या मतलब है? सर 8। जी हाँ, तो इसका लॉ क्या है? मैंगनीज के, हाँ, लॉ क्या कहता है? सर बोलते हैं इंक्रीजिंग सर जो पहला वाला एलिमेंट होगा तो 8वां वाला एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी।
तो लॉ क्या है, क्या क्या चीज कंसीडर किया, देखिए एटॉमिक मास नंबर और प्रॉपर्टीज। क्या देखा आपने, इसने भी तो यही लिया था, यस सर। दोनों का सेम ही है, एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज। लॉ क्या कहता है, लॉ है इसका व्हेन एलिमेंट्स, ये लिखिए, किताब में ऐसा नहीं दिया है, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग atomic masses, then their properties repeated on every eighth element, like as म्यूजिकल नोट्स। उसने क्या कहा था, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन देयर प्रॉपर्टीज रिपीटेड ऑन एवरी एट्थ एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट पर आकर के उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होने लगती है। कैसे, जैसे म्यूजिक में होता है, कैसे, जैसे म्यूजिक में होता है। देखते हैं कैसे 8वें पर आ रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्या देखा आपने, जब स्टार्ट करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां जो है रिपीट हो गया कैरेक्टर। यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 6 7, 8वां रिपीट हो गया। समझ आया, देखिए तो जब हम, क्या कहा था उसने, लॉ क्या है, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है ऑन एवरी एट्थ एलिमेंट्स, लाइक एज म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिक में जैसे होता है उसी तरह 8 पर रिपीट हो जाता है, उसी तरह इसमें भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? सर हम्म, बुक में तो सर सोडियम भी दिया है, लेकिन सर सोडियम तो लिथियम जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा ना, लेकिन सर सोडियम अलग से दे। तो कौन सी बुक में दिया है सर? यही बुकलेट सर, कोचिंग वाला ही। देखते हैं, एक मिनट देखते हैं बुकलेट में, बुकलेट को ठीक करना पड़ेगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, उसने सीक्वेंस में नहीं दिया है। उन्होंने क्या किया है 1 2 3 4 ले लिया है, सीक्वेंस में नहीं दिया। क्या समझे? सर सीक्वेंस में नहीं, सीक्वेंस में नहीं दिया है, बढ़ते क्रम में दे दिया है। वो गलती है, इसको ठीक कर लीजिए, ऐसा लिखना चाहिए। वो गलत नहीं है, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं लिया है, उसने एक जितना जगह मिला उतना कर दिया है। वो कंप्यूटर जो अरेंज करता है ना, वो बंदा को ये पता नहीं होता है कि इसको हम सोडियम को यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, तो वो पूरे जगह में अरेंज करता है उसको। तो इसीलिए वो गलत हो गया है। कंप्यूटर में जिसने प्रिंटिंग किया है ना, और जो कंप्यूटर वाला अरेंज, उसको थोड़े केमिस्ट्री आता है,
कि हम उसको यहां से वहां कर देंगे तो क्या होगा। आप उसको ठीक कर लीजिए, ऐसा कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी डीमेरिट क्या हुई ये बताओ, ये रूल क्यों हट गया? कुछ दिनों के बाद ये रूल हट गया, क्यों? सर क्योंकि कैल्शियम के बाद ये शो नहीं करती प्रॉपर्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इट एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद ये फिट नहीं हो रहा था। क्या था डीमेरिट? एलिमेंट के काम था। कैल्शियम के बाद ये फिट नहीं हो रहा था। एक क्वेश्चन आया है जेई में भी और नीट में भी। देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट consequences leads to sudden death of Newland's law? न्यूलैंड्स के लॉ का अचानक से खत्म हो जाने का क्या रीजन था? ए ऑप्शन, सडन डेथ ऑफ न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का सडन डेथ हो गया, इसीलिए उनकी थ्योरी भी खत्म। बी ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन। सी ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। और डी ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ लैंथेनॉइड्स। सी होगा सर। ऑप्शन सी है सर। एक्टिनॉइड्स। ऐसा क्यों? ऑप्शन सी क्यों? सर क्योंकि नोबल गैस आ जाएगा तो सर नाइन्थ पर गैस आने के बाद उसने बार बार इस वर्ड पर बहुत जोर दिया था, लाइक एज म्यूजिक, लाइक एज म्यूजिक, लाइक एज म्यूजिकल नोट्स। अपनी बात में बार बार क्या कहता था? आपको बतानी है म्यूजिक में कैसे होता है। लोग कहते हैं 8 पे ही क्यों किया है आपने अरेंज? अरे बोला म्यूजिक में क्यों होता है, इसीलिए हमने किया। लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गए तो बोला आप बताओ आप कौन सा म्यूजिक है आपका? 9 पर कौन सा म्यूजिक होता है? कोई म्यूजिक नहीं होता है। कोई नहीं सर। तो इसीलिए उनकी थ्योरी गलत, उनकी थ्योरी मॉडिफाई नहीं नहीं। क्या समझे? डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की डिस्कवर होने से उसका सारा कॉन्सेप्ट खत्म। नोबल गैसेस की डिस्कवरी से जो उसने लॉ किया गया था, लॉ दिया था कि when elements arrange according to increasing atomic masses, then their properties repeated on every 8th element like as musical note। वो म्यूजिक का चक्कर से उसकी थ्योरी गलत। समझ आया? 8 का तो म्यूजिक होता है, 9 का तो कोई म्यूजिक ही नहीं होता। दूसरी एक गड़बड़ थी कि कैल्शियम के बाद फिट ही नहीं होता। समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। आ गया है? नो सर। चलिए ये बात खत्म। फिर अगला साइंटिस्ट, फिर आया अगला साइंटिस्ट। अगला साइंटिस्ट जो है वो है लोथर मेयर का। लोथर मेयर तीसरा जो थ्योरी है ये 10th में नहीं था। जो हम आगे लॉ पढ़ा रहे हैं वो 10th में नहीं था, तो अब ये न्यू आया। पहला साइंटिस्ट ने क्या पॉइंट कंसीडर किया था? पहले साइंटिस्ट ने कंसीडर किया था एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज।
दूसरे ने भी वही कंसीडर किया। तीसरा है लोथर मेयर कर्व। इसमें क्या क्या कंसीडर किया? एटॉमिक मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक मास फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं? सर मेल्टिंग सर पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग टाइप पॉइंट, शेप, ऑर्डर, वैल्यू, मास, ऑर्डर, वॉल्यूम, वैल्यू, मास, मास। साइज। मैं फोन काट रहा हूं, मैंने मैसेज किया कि मैं क्लास में हूं, तो बार बार क्यों मिला? वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस, इस दोनों का ग्राफ बनाया उन्होंने। क्या है ग्राफ? देखते हैं। एटॉमिक मासेस और वॉल्यूम, एटॉमिक मासेस और वॉल्यूम। समझे? इस तरह का ग्राफ आया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। देखिए ग्राफ बुक में, ये तो बनाना मुश्किल है, बुक का एग्जैक्ट जो है वो ये रहा। इसी तरह का मेन एंड पॉइंट्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लॉ क्या है, क्योंकि मैंने पिछली बार इस चीज को नहीं बताया था, सारे लॉज को। इस बार मैं लॉज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछेगा कि इस किस थ्योरी पर ये बेस्ड है, तो ये आपको मेंशन करना। समझ आया? किस थ्योरी पर ये बेस्ड है, तो ये जो लॉ लिखा रहा हूं यही इसका आंसर। समझ आया? तो इसका लॉ क्या है या थ्योरी क्या है? थ्योरी है इसका सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स। लिख लो इसको, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स occupies equivalent position on curve। ये है इसका थ्योरी। इसका मतलब है कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स सिमिलर पोजीशन पर ऑक्युपाई करते हैं, सेम ट्रेंड वाले पोजीशन पर ऑक्युपाई। जैसे पीक पोजीशन सारे के पीक पे ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट। क्या ऑब्जर्वेशन है इसका? लॉ लिखो, क्योंकि हमने ये पहले नहीं पढ़ाया था सारे का लॉज, अब मैं उसको पढ़ाता हूं। पूछेगा लोथर मेयर किस लॉ पर बेस्ड? लोथर मेयर का थ्योरी है सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन नहीं, इक्विवेलेंट पोजीशन। सिमिलर और इक्विवेलेंट में फर्क है, क्या समझे? सिमिलर और इक्विवेलेंट में फर्क है। इक्विवेलेंट होता है उसी के जैसा, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? अल्कली मेटल्स occupies peak position on curve। क्या देखा? क्या देखा आपने? अल्कली मेटल जो है वो कहां पर है?
एक्चुअल ग्राफ में भी देखते हैं। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम पीक पोजीशन पे है। दूसरा हम देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ट्रांसियम और बेरियम। कहां पर है इसका पोजीशन? क्या देखा आपने? अदिति, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। वो मेरा नेटवर्क स्लो है ना, तो माइक ऑन करते तो डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे बार बार। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? पहला क्या देखा ऑब्जर्वेशन? टॉप पोजीशन पर, पीक पोजीशन पर कौन है? अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ है? डिसेंडिंग पोजीशन। जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल on descending position on curve. अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ है? डिसेंडिंग पोजीशन। तीसरा पॉइंट सर बेरिलियम तो सबसे नीचे है। हाँ, अरे सर यार, बेरिलियम तो सबसे नीचे नहीं है, वो डिसेंडिंग ही पोजीशन मान लेते हैं उसको एक ट्रेंड में। उससे नीचे कोई है ही नहीं, इसीलिए तो मजबूरी में उसे ही वही जाना पड़ेगा। लेकिन ग्राफ घट रहा है तब ना, लास्ट नीचे घटते हुए सबसे नीचे पॉइंट पर, तो नीचे ही होगा डिसेंडिंग पोजीशन। अगला हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन। ये दोनों कैसे हैं? हेलोजन और नोबल गैसेस, चढ़ते हुए ग्राफ। हेलोजन और नोबल गैसेस कैसे हैं? ये भी एक मिनट, एक्चुअल ग्राफ में मैं आता हूं। तो बेरिलियम यहाँ है और यहाँ है बोरो। लो, हमारी प्रॉब्लम खत्म। देखो, दिखा? यस सर। तो अगला देखा क्या ऑब्जर्वेशन? कि तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? हेलोजन एंड नोबल गैसेस कैसे हैं? असेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन। क्या देखा? हेलोजन और नोबल गैसेस कैसे हैं? असेंडिंग पोजीशन। समझ आया? और चौथा और आखिरी ऑब्जर्वेशन, ये जो है एक ऑब्जर्वेशन, ये है सबसे लास्ट। यहां पर कौन से एलिमेंट है? एक्चुअल में आते हैं, ये देखिए बहुत सारे आ गए नीचे। तो हेवियर जो एलिमेंट्स थे, कौन से एलिमेंट्स हैं? ये सारे डी ब्लॉक के हैं। कौन से हैं ये? डी ब्लॉक के ट्रांजिशन। तो हेवियर एलिमेंट्स, या तो हेवियर एलिमेंट्स लिखिए या डी ब्लॉक लिखिए, क्योंकि इस समय डी ब्लॉक पता ही नहीं है, तो डी ब्लॉक लिखना गलत हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन भी लिखना गलत हो जाए, क्योंकि ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं अभी आया, वो तो डी से ही निकलता है। क्या समझे? तो लिखना सही होगा हेवियर एलिमेंट्स, लेकिन बुक में लिखा है तो गलत मत करो यार, इतना गलत करो।
हेवियर एलिमेंट्स बिल्कुल सही होगा, ट्रांजिशन भी रहने दो कोई बात। हेवियर एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्युपाई बॉटम पोजीशन ऑन कर्व। क्या ऑक्युपाई कर रहा है वो, कौन सा पोजीशन, कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है, बॉटम Bottom. पोजीशन। हो गया, यही था लोथर मेयर के कर्व का। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि ग्राफ में इक्विवेलेंट पोजीशन पे ही 5-5 एलिमेंट हो गए। जैसे देखो एक ही जगह पर 5-5 एलिमेंट है, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, तो इसकी प्रॉपर्टीज तो सेम ही हो जाएगा, इसको पढ़ना तो बहुत मुश्किल। एक ही जगह पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो गई, डिमेरिट। इसकी थ्योरी की क्या डिमेरिट हुई, डिमेरिट्स ये हुआ कि मेनी एलिमेंट्स या लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेनी एलिमेंट्स या लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स occupies similar equivalent, similar position, तो डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट, उसको डिफरेंट करना, डिफरेंस करना उसमें मुश्किल हो गया। क्या समझे, एक ही साथ यदि हो गया तो प्रॉपर्टी तो सभी की सेम ही हो जाएगी, कैसे पढ़ेंगे, अलग कैसे करेंगे, समझ आया। तो इसीलिए सर, वो दूसरा, सर हाँ, लिमिटेशन जो लिखे वो दिख नहीं रहा है, वो लिमिटेशंस में लिखिए थोड़ा मेनी एलिमेंट्स या लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन या इक्विवेलेंट पोजीशन, सो इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट दैट, उसमें डिफरेंस करना काफी मुश्किल हो गया, समझ आया। बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे वो इक्विवेलेंट पोजीशन पर आ गया, ये कह रहा है ना इक्विवेलेंट पोजीशन पर सिमिलर प्रॉपर्टीज, अरे लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हो गया, प्रॉपर्टीज अलग अलग थी और एक ही जगह पर ऑलमोस्ट, तो ये लॉ ही गलत हो रहा है ना। लॉ क्या कह रहा है, लॉज क्या कह रहा है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ही आएंगे, लेकिन यहाँ तो थोड़ा अलग अलग प्रॉपर्टी वाले भी इक्विवेलेंट में आ गया, तो ये बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी बात, प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, इसके बीच में बहुत कम गैप था, एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स गैप बहुत कम था, तो उसको पढ़ना काफी डिफिकल्ट हो गया। देखो इतने सारे एलिमेंट्स ऊपर नीचे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है समझना, आ रहा है ना। तो इसीलिए इस थ्योरी को छोड़ दिया गया। क्या हुआ, इस थ्योरी को इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि ये प्रैक्टिकली में इसको पढ़ना बहुत आसान है, मुश्किल है। मैं इसका फोटो भेजता हूं आप लोगों को, देखिए कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने तो कुछ ही एलिमेंट लिखा है, मैंने तो सारा एलिमेंट नहीं लिखा है, लेकिन मैंने सारा एलिमेंट नहीं लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली में यदि ओरिजिनल वाला जो था, ओरिजिनल वाला काफी डिफिकल्ट था। अरे उसमें देखिए गया आप लोग, देखिए आप लोगों को मिला, यस सर। कितना डिफिकल्ट है ये, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर,
काफी डिफिकल्ट है ना। यस सर। तो इसीलिए, और देखिए बहुत सारे एक ही लाइन में आ गए हैं नीचे। अगला जो 2 था वो एक सीधी लाइन की जैसी ही है, थोड़ा सा ही टेढ़ा है, तो इसको पढ़ना काफी डिफिकल्ट था, इसीलिए इस थ्योरी को छोड़ दिया। समझ आया? यहां तक की थ्योरी से कंपटीशन में सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आज तक आए। जितना हमने अभी तक पढ़ाया है, यहां से सिर्फ कंपटीशन में पिछले 30-40 सालों में सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आए। लेकिन अगला जो मेंडलीफ में पढ़ा रहा हूं, उस मेंडलीफ से अभी तक 7 क्वेश्चन आए। सोचिए, अकेले मेंडलीफ से ही 7 क्वेश्चन आए। सर तो कौन से मेंडलीफ एग्जाम में? सारे एग्जाम, स्टेट बोर्ड, नीट, जेई, इन सारे की बात, क्योंकि पहले तो अलग अलग होता था ना, हर एक स्टेट का अलग अलग होता था, बिहार का अलग होता था, हर स्टेट का होता था। बिहार का, जैसे बिहार का मेडिकल होता था, यूपी का मेडिकल होगा, दिल्ली का मेडिकल होगा, झारखंड का मेडिकल होगा, वेस्ट बंगाल का मेडिकल होगा, सारे अलग। तो अगला हमारा थ्योरी है चौथा, वो है मेंडलीफ। ठीक है, वो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या क्या चीज कंसीडर किया था मेंडलीफ ने? सर एटॉमिक वेट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और केमिकल एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टी। जी नहीं, एटॉमिक मास ही है। वही तो सर, एटॉमिक मास और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक, और फिजिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज। किताब को छोड़िए, इस पर आइए। फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, अब केमिकल। समझ आया? मेंडलीफ ने 2 चीज कंसीडर किया। क्या क्या? एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज। एक और नई चीज है इसकी थ्योरी में, क्या? व्हेन कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स। इस दोनों में जब कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, व्हेन कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स बिटवीन both, then chemical properties given priority over atomic masses। समझ आया? जब इस दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, एक कह रहा है कुछ, दूसरा कह रहा है कुछ, तो उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दिया है। देखिए एग्जांपल, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 29, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40 और पोटेशियम 39। क्या देखा आपने? ये इसी तरह अरेंज है। यदि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कहें इंक्रीजिंग, तो इसको आना पड़ेगा यहां और इसको जाना पड़ेगा यहाँ। यदि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करें तो क्या होगा? और जब हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन,
और पोटेशियम। केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से आर्गन की कैरेक्टर नियन के जैसी है और पोटेशियम की कैरेक्टर सोडियम के जैसी है। तो आर्गन को पहले आना चाहिए और पोटेशियम को बाद में आना चाहिए। लेकिन यदि हम मास के हिसाब से अरेंज करें तो पोटेशियम को पहले आना चाहिए और आर्गन को बाद में जाना चाहिए। अब ये दोनों अलग अलग बात कह रहा है ना। यस सर। एटॉमिक मासेज जो है वो कह रहा है ये नहीं ये होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहा है ये नहीं ये होगा, उसका उल्टा बता रहा है वो। अब तो कॉन्ट्रेडिक्शन हो गई, किसकी बात माने? यस सर। तो इस बात को किताब में दिया ही नहीं है, जबकि सबसे मेन पॉइंट। समझ आया बच्चों? समझ आया या नहीं? बता दो। आया सर। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला लॉ था डोब्रेनस ट्राइड्स। क्या चीज कंसीडर किया था? एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज। उसने फिजिकल केमिकल की बात ही नहीं की, सिर्फ प्रॉपर्टीज। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्या कंसीडर किया? एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज। तीसरा लोथर मेयर कर्व, क्या कंसीडर किया? एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस सर। और मेंडलीफ ने क्या किया? एटॉमिक मास और केमिकल को। फर्क है सभी में। यस सर। अब इसका लॉ क्या है ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसकी थ्योरी का लॉ क्या है, किस पे उसने अरेंज किया था? उसने जो अरेंज किया था वो ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द केमिकल प्रॉपर्टीज, द लॉ। लिखो यार लॉ, कभी कभी पूछ देगा कि इस थ्योरी का लॉ क्या है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आप तो आंसर ही नहीं दे पाओ। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic mass। ये है इसका लॉ। समझ आया? लिखिए, किताब में मिलेगा नहीं। ये है इसका लॉ। हर का लॉ हमने दिया है। पहले जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको याद होगा, मैंने किसी का भी लॉ नहीं दिया, सिर्फ मॉडर्न का दिया। क्या आ गया? यस सर। अब इस बारी हमने बढ़ा दिया कुछ। यस सर। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। ये स्टेटमेंट बुक का है। ये जो स्टेटमेंट है वो बुकिश लैंग्वेज है। The chemical properties of elements are periodic function of their atomic number, sorry, atomic mass। अब हम नॉर्मल स्टेटमेंट यदि लिखें जनरल लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे? When elements, दोनों लिख लो, when elements arranged according to increasing atomic masses, then its chemical properties repeated after certain interval, repeated after certain interval, fix नहीं बताया,
क्यों? उसने देखा था, न्यूलैंड्स ने कहा था कि ऑलवेज 8 के बाद होगा, तो गलत हो गया था, तो उसने इसीलिए वो चक्कर ही छोड़ दिया, बोला कुछ के बाद रिपीट, सर्टेन, गोलमोल बात कर दिया। क्या समझे? यस सर। जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो। पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का क्या मतलब है? पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिसिटी, दो वर्ड आएगा, पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिसिटी। इसका मतलब है रिपीटिशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल, रिपीटिशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल। किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी तक? क्योंकि अगले दिन मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ के आना है मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल, जिसमें उसके 2 पीरियोडिक टेबल हैं और फिर मॉडर्न को। तो आप लोगों को ये पढ़ के आना है, जो भी किताब है जिसके पास, और इन पैकेज को भी पढ़ के आना है, साथ में रखना है, ताकि जो कुछ इधर उधर कुछ आपको लगेगा मिस्टेक्स, उसको ठीक कर दें। समझ आया? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? और अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोग क्या करिएगा, जैसे जैसे मैं ये ब्रशअप कर रहा हूं 11th वाला, अब आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो अब आ रहा है ना धीरे धीरे। तो जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना परफेक्शन होगा, और जब 12th का कोर्स खत्म हो जाएगा तो एक बारी फिर से रिवीजन करेंगे, तो 3 बारी कर लेंगे तो एकदम परफेक्ट होगा, पास होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कंडीशनल है ये, यदि आपने इस पैकेज को पूरा बनाया तभी, यदि आपने इस पैकेज को, क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया तो आप पास नहीं हो सकते, ये 100% श्योर। और बना लिया तो पास होने से कोई रोक नहीं सकता। यस सर। अब आपकी मर्जी है कि आप 1 साल में पास होना चाहते हैं या 1 साल और लगाना चाहते हैं। 1 साल और लगाएंगे, 1 साल का टाइम खराब होगा, फीस फिर से लगेगी, मेहनत फिर से होगा, 1 साल पीछे हो जाएंगे डॉक्टर बनने में। क्या क्या करना है अदिति? 1 साल और लगाना है या इसी बात? इसी बात। तो क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। यस सर। कंडीशन वही है, जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा है टीचर, उनके पीछे पीछे सारे बुकलेट को बनाते थे, क्वेश्चन को डिस्कस करते। ठीक है बच्चों, टाइम खत्म हो रहा है, शायद 3-4 मिनट बचे हैं। अब आज की क्लास इतनी रखते हैं, फिर हम कल तो नहीं कल करेंगे 12th की क्लास से, 11th वाली नहीं करेंगे कोई भी क्लास, 12th वाली करेंगे। और फिर तब तक आपको कल तो सर सैटरडे है ना? हाँ, तो सैटरडे को 11th की क्लास नहीं होती, छुट्टी होती है सर। ये इस टाइम सर शाम हाँ, ये टाइम होगा अभी, मतलब 12th वाले टाइम में होगा क्लास, लेकिन जो 11th का टाइम टेबल है उसमें नहीं होगा। हाँ, किसी टीचर ने यदि एडिशनल टाइम रखा है अपनी तरफ से, यदि उनकी कोई क्लास मिसिंग हुई है तो वो होगी। सर तो ये मतलब कल जो क्लास में यही पढ़ाएंगे ना इस टाइम में? पीरियोडिक ही ना? हाँ, पीरियोडिक ही पढ़ाएंगे, लेकिन जो दिन में पढ़ाते हैं 2 बजे वाली क्लास, वो क्लास नहीं होगी। मतलब 11th का जो टाइम पीरियड है 11 बजे से लेके 3:30 बजे तक, वो क्लास नहीं होगी जी। यस ठीक है, लेकिन 12th के इंटरवल का क्लास होगा और उसमें 11th वाला ही पढ़ा, तो आप लोग पढ़ के आएंगे तब हम मेंटली इसको। ठीक है बच्चों? यस यस।